फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, ठीक है, फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। तो इस संबंध में हेल्थ, सभी बोलते हैं कि हेल्थ हेल्थ हेल्थ। हेल्थ क्या है आप लोग बताएंगे कुछ कि हेल्थ क्या है? कोई इसमें बताएगा? एक लाइन, ज्यादा नहीं, डेफिनेशन थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, यार डॉक्टरों को याद नहीं रहता डेफिनेशन, आपको क्या रहेगा? हेल्थ बोले तो हैप्पीनेस। हाँ, आपके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? हैप्पीनेस। टेंशन फ्री रहना, क्या चीज? टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, और बॉडी को परफेक्टनेस, और हेल्दी क्या है? वही हेल्थ क्या है? वो वही तो हेल्दी, मतलब बिना कोई बीमारी के, विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी डिजीज। सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ी वेल्थ है विदाउट डिजीज। हाँ जी, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल वेलनेस, वेलबींग। और आपके अकॉर्डिंग क्या है हेल्थ? कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए अपनी हेल्थ को। कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए अपने हेल्थ को। और कोई बोलना चाह रहा है? तो आज का अगर देखा जाए, आज की दुनिया में द बर्डन ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग आज की डेट पे 95% डिजीज लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, और उसमें से 75% जितना भी खर्चा होता है हेल्थ केयर में, सारे क्रोनिक डिजीजेस के ऊपर हो रहा है। आजकल पैसे सबके पास हैं, एक एक से धुरंधर पड़े हुए हैं। अगर वो उनको बोले कि पूरा शहर ही खरीदना, तो उनके पास इतना पैसा है कि वो शहर भी खरीद लेंगे। लेकिन अगर उनको बोले कि अपनी डिजीज को सही कर दो, तो उनको पता नहीं उस चीज। एक तो ये हो गया। एक ये हो गया कि आजकल स्क्रीनिंग इंडस्ट्री चल रही है बहुत ज्यादा, हेल्थ स्क्रीनिंग इंडस्ट्री। अलग अलग फैक्टर है ना बिजनेसमैन के, जिसको जो अच्छा लगा वही उन्होंने कर दिया। तो कईयों ने पहले इलाज के लिए इंडस्ट्री खोला, तो हॉस्पिटल खोला। अभी क्या हो गया, जो कॉर्पोरेट में काम करते होंगे उन्होंने देखा होगा, आपकी कॉर्पोरेट कंपनी ने आपके लिए हेल्थ तोहफा दिया है आपको, कि वहां से आप थोड़ा रजिस्ट्रेशन करा दो, उसमें आपका ये टेस्ट हो जाएगा। जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो उसके मालिक होंगे आप में से, आपने अपने एम्प्लॉय के लिए क्या कर दिया कि आपके लिए फैसिलिटी है कि टेस्ट हो जाएगा आपका। उसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इंडस्ट्री, यानी हेल्थ स्क्रीनिंग। उसमें बहुत सारे एडवर्टाइज भी आपने देखे होंगे, 20-20 में आते रहते हैं कि 5,000 में आपकी पूरी बॉडी का टेस्ट हो जाएगा। आता है? जिसको पता भी नहीं था कि मेरे को क्या डिजीज है, वो भी पता चल जाता है उससे। एक तो अच्छी चीज है कि जिसको कुछ हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, जिसको पता भी नहीं था, 24-25 की एज में उसने कंपनी ज्वाइन किया या हेल्थ केयर लिया, और उसमें सबसे पहला शर्त ये है कि अपना मेडिकल चेकअप, देखो मेडिकल चेकअप करना है ईयरली बेस पे। यानी कि हमें पता चलना चाहिए कि तुम्हें थोड़ा तो हो जाए कुछ ना कुछ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री वालों को। तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, छोटा मोटा है, चलो भाई अप डाउन होता रहता है, ठीक है, तो उस भी पता चल जाता है। ठीक, क्या है वो? नॉर्मलाइजेशन। एक टारगेट बना दिया हमने, बीपी आपका 120/80 होना चाहिए। अगर 120 से थोड़ा ऊपर हुआ तो हम बोल देते हैं और बीपी क्यों नहीं बढ़ रहा आपका, थोड़ा ध्यान दो, इसको हर दिन चेक करो, फिर कार्डियक डॉक्टर को मिल। ठीक, ऐसे बोलते हैं। ऐसी शुगर का भी है, एक रेंज बना दिया हमने फट से 5.7। जैसे आपका HbA1c आए, डॉक्टर सुमित रावत आपको बोल देता है भाई प्री डायबिटिक है आप, वैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा बढ़ेगा 6.5। जैसे दीवार पार किया, एकदम से आप डिफाइंड हो जाएंगे, आइडेंटिफाइड हो जाएंगे कि यू आर एन इंसुलिन हाई, या क्या बोलते हैं उसको, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं क्या? देखो डायबिटिक, मैं तो उल्टा बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि सही क्या है। रेंज बना दिया सब चीज। वही तो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको। इंडस्ट्री का नाम तो ले लिया मैंने, और क्या बताऊं मैं आपको, किसी का नाम थोड़ी बता सकता हूं मैं यहाँ। ठीक है, ये सारा इंडस्ट्री चल रहा है। तो WHO ने
इसको थोड़ा डिफाइंड करके हेल्थ की एक अच्छी डेफिनेशन बनाया कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। लेकिन क्या ये सच्ची, ये अच्छी डेफिनेशन है हेल्थ की? द स्टेट ऑफ, एक एक वर्ड को पकड़ना पड़ेगा हमें कि द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि वो स्टेज जब आदमी फिजिकल भी सही रहे, बिल्कुल 100%, क्योंकि मैंने बोला अभी टारगेट बन गया कि इतना इतना रेंज होना चाहिए तभी यू आर एन हेल्थी पर्सन। ठीक, उसने बोल दिया WHO ने कि द स्टेट ऑफ फिजिकल, बिल्कुल आपको ये चीज पैरामीटर है, फिट होने चाहिए। मेंटल ये पैरामीटर है, आपको ये नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, मूड ऊपर नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। सोशल भी वेलबींग, तो ये स्टेट कहां मिलेगी आपको बताओ, किस आदमी में मिलेगा ये? कोई बता पाएगा? मुर्दे में मिलेगा सर, बिल्कुल हेल्थी है, स्टेट है ना, बिल्कुल एक स्टेट पे है ना। लेकिन इंटरकनेक्टेड लाइफ स्टाइल यूनिट एक है, उसने बोला ये एक अच्छी डेफिनेशन नहीं हो सकती हेल्थ की, ये इतने पे ही हम कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं है हमारी बॉडी, बल्कि हेल्थ मल्टी डायमेंशनल है, मतलब हर हिसाब से हम वेलबींग हो। तो उसमें क्या क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, जेनेटिकली, इकोनॉमिकल, ये सारे आएंगे उसमें। हम क्या करते हैं, कुछ भी होता है उसके लिए क्या ले लेते हैं? दवाई। एक्सीडेंट हुआ तो दवाई, बीपी हुआ तो दवाई, डायरिया हुआ तो दवाई, हेडेक हुआ तो दवाई, डिप्रेशन हुआ तो दवाई, अगर रूम पे अकेले बैठे हैं उसके लिए भी दवाई, रूम पे चिल्ला भी रहे हैं हम सबके सामने, चौराहे पे जाके चिल्ला रहे हैं, उसके लिए भी एक ही दवाई। किसके लिए? ये शरीर देख के। तो ये खाली उनका कहना है कि ये शरीर ही कुछ नहीं है अकेले में, यानी कि फिजिकली जो हम हेल्थ देखते हैं ना, आप लोग डॉक्टर के पास क्या जाते हो, ये फिजिकली लेके जाते हो कि मेरा ये फिजिकली देखो, मेरे को बीपी भी है, मेरे को शुगर है, मेरे को एसिडिटी है, मेरे को पेन है, मेरे को लेथार्जी हो रहा है, मेरे को फटीग हो रहा है, ये सब चीज क्या है? ये सिम्टम है आपके, और कहां दिख रहा है? वो आपके फिजिकली देख रहा है। तो खाली फिजिकली तो नहीं है, साथ साथ में मेंटली भी है ना। तो माइंड तो सबसे, फिजिकली के बाद माइंड का रोल आता है मेंटली हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ में क्या आएगा? हमारा जो मन है हम उसी के आवेग में चलते रहते हैं, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। मन ने कहा चलो भाई आज यार नासिक चलते हैं, देखते हैं वहां कैसे चलता है ट्रीटमेंट। आपके फ्रेंड ने बोला, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला हुआ वहां चलते हैं, आपने वो बनाया, माइंड में बनाया आपने कि चलो वहां चलते हैं। अहमदाबाद नहीं जाना, नहीं नहीं इस बार वहां चलते हैं, वहां देखते हैं कैसे चलता है वहां ट्रीटमेंट। ठीक, मन में यही, ऐसी आप अपने मन में क्या विचार लाते हो कि यार गाड़ी हो जाए हमारे पास, बैंगलोर हो जाए हमारे पास। स्टार्टिंग हमने ऐसे किया था, मन को पैसे से स्टार्ट किया था कि पैसे हो तो हम घर खरीदेंगे, बैंगलोर खरीदेंगे, थोड़ा अच्छा सा रहेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे वो सब चीज आने लग गया, तो इच्छाएं और जागृत होने लग गई। इसका अच्छा वर्णन भगवत गीता में बताया गया है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशे, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी कि मन में जो विषयों के प्रति हमारा मन लगा रहता है उसको पाने की इच्छाएं बढ़ती रहती है। अगर वो ना मिला तो क्रोध बढ़ता है, क्रोध बढ़ेगा तो हमारी मेमोरी डाउन हो जाएगी, भूल जाएंगे हम। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, उसके बाद हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हम फिर कुछ भी कर लेते हैं, हमें फिर अच्छा बुरे का फर्क नहीं पड़ता है। जो हमें अच्छा लगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक, उसके बाद तो पता नहीं ना कि अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं, तो आपको इसका लिमिटेशन भी पता नहीं है, तो कहां करेगा उसका इफेक्ट, कहां पड़ेगा? फिजिकली में। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पहले होता था ये जो मैंने अभी पूरी बताई आपको गाथा, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जितने भी नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा में जाते हैं उन सबको यही रोग है। आप हो चाहे मैं हूं, ठीक, सबको वही रोग है। मन में उपजित बीमारियां, योग में उसे बोलते हैं आदि जब व्याधि। आदि बोले तो बुद्धि में ग्रसित यानी उपजित बीमारियां जो शरीर को जाती है, उसे बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ठीक, तो मन में सारे जितने भी ध्यान आते रहते हैं, अच्छे बुरे, उसके कारण सारा देखो कहां कहां चल रहा है, असर कहां हो रहा है। लेकिन हम एक ही चीज ढूंढते रहते हैं, हमारा वेट कम हो जाए, हमारा पेन कम हो जाए, हमें थोड़ा अच्छा लगने लग जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये इसका सोर्स कहीं और भी है। मेंटली, इमोशनली, इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल हेल्थ, अपने इमोशनल को सप्रेस करना, अपने इमोशनल को शो नहीं करना। ठीक है, एक वैज्ञानिक ने बोला था कि जो नहीं बोलना नहीं सीखता, यानी कि जो नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, जो उसकी बॉडी डिजीज के रूप में ना करवा देती है। ये इमोशनल हेल्थ है हमारा। आपके साथ जब बचपन से थे या शादी के बाद थे या पारिवारिक में थे या ऑफिस में थे या जहां भी थे आपका इमोशनल कहीं ना कहीं हाई लो होता है, कहीं टच हो जाता है किसी के साथ नहीं जमता अपना। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं बोल सकते कि बस भाई बस कर, अब नहीं चाहिए मेरे को। ठीक, हम क्या करते हैं उस समय घिसे पिटे रहते हैं। अभी तो कम है, लेकिन पहले जब संयुक्त परिवार रहता था, यानी कि दादा भी है उसमें, दादा का भाई भी है, उसके बेटे भी हैं, हमारे चचेरे भाई बहन भी हैं, उनकी जो बहुएं हैं वो चुप, बस खाना बना लिया, अपना माइंड में क्या चल रहा है किसी को मतलब नहीं है, इमोशनल सप्रेशन। तो उनको देखो, अब वो बिल्कुल चुप रहती थी। इवन वो सप्रेशन उनका फिजिकली लेवल पे भी आ जाता था। उनको अगर यूरिन में लगी है, टॉयलेट लगी है, वो बिल्कुल चुप कि शाम को अंधेरे में जाएंगे। कितनी बीमारियां थी उस समय। अभी तो सब अपना अपना, भाई अपना देखे, माँ अपना देखे, बाप अपना देखे, हम अपना देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इमोशनल सप्रेशन फिर भी है। पहले दूसरे रूप में थी, क्या थी पहले, मजबूरियां थी पहले कि क्या करेंगे, जब एक ही घर है, एक ही रूम में रहना है तो क्या करेंगे, तो सप्रेस करते थे। लेकिन अभी किस चीज की मजबूरी है, अभी डर है कि कहीं ऐसा ना हो और कहीं वैसा ना हो। अगर मैंने नहीं बोला तो कहीं मेरे साथ नुकसान ना हो जाए मेरे को। ठीक है, इसलिए बोलते हैं, थेरेपी है ये, कि अकेले रूम पे जाके अपने बारे में जो भी आपको बोलना है, जो मना करना है, वो बोलिए, और जोर से बोलिए। ठीक है, लिखिए, अपने उसमें लिखिए, एक डायरी बनाइए। बोलते हैं ना कई ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी ट्रीटमेंट है ये, कि लिखिए जो बर्डन है आपको इमोशनल, जो भी आपको स्विंग कर रहे हैं, इमोशनल स्विंग्स, ठीक है, मूड स्विंग जिसे बोलते हैं आप, वो लिखिए। किसके प्रति आपका गुस्सा है, किसके प्रति आपका रूठना है, किसके प्रति आपका मनाना है, सब चीज लिखिए। लेकिन उसे दोबारा मत पढ़िए, उसे जला दीजिए। ऐसे सोचिए उसको कि मेरी जितनी इमोशनल है सारे हो गए खत्म, मैंने जिसको बताना था बता दिया। कितना अच्छा है इमोशनल हेल्थ। तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट वही आएगा, एंगर, लोनलीनेस, अकेले में बैठोगे, बात नहीं करोगे। मैंने बोला अच्छा आप करेले का जूस खा लेंगे, तो आप ऐसे रहते हैं। मैंने बोला मीठा खा लेंगे, बिस्किट मंगा दूं, अच्छा पनीर मंगा दें आपके लिए, चलो चलो 20 में घूम के आते हैं। आपके हस्बैंड बोलते हैं, आपकी वाइफ बोलती है आपको, चलो 20 घूम के आते हैं। अरे मजा आया आपको, क्या मजा आया, सब लोग तो घूम रहे हैं वहां, आपने बोला 20 में घुमा रहे हैं, है ना। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे सिम्टम किसी में आ रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ना बोलना नहीं सीखा है, या फिर कहीं ना कहीं अपने इमोशनल को सप्रेस किया हुआ है। कितना बड़ी बीमारी लेके वो अंदर घुमा हुआ है, ये जाके अपनी बॉडी पे अटैक करता है। बॉडी को आप जो बोलते ना एसिडिटी है, मेरे को पेन है, दर्द कहीं नहीं हुआ आपका,
चोट कहीं नहीं लगी और दर्द आपको भयानक है, खतरनाक दर्द है। इवन आप लेटे हो तो बैठ नहीं सकते, बैठे हो तो लेट नहीं सकते, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप खड़े नहीं रह सकते, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, कितना दर्द है। एक्सीडेंट हुआ आपका? नहीं। उम्र कितनी है? अभी तो जवान उम्र है। कितना सप्रेशन है वो। ये सारे हमारे आपका ना कुछ कुछ पेन देख के हम, आपके दर्द देख के हम आपकी इमोशनल कंडीशन भी समझ जाते हैं, ठीक है, कि आपका इमोशनल कितना दबा हुआ है। जितना बैक पेन वाले हैं, सर्वाइकल हो, शोल्डर वाला हो, अपर बैक वाला हो, छाती का हार्ट का पेन वाला हो, लोअर बैक पेन वाला हो, सारे के सारे जीवन लाइफ स्टाइल उससे जुड़ी हुई है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती ना हमारी, चाहे वो परिवार के तौर पे हो, चाहे ऑफिस के तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, उनको देखना एकदम से शोल्डर पेन चालू हो जाएगा और ढूंढते रहो, लैब टेस्ट का स्क्रीनिंग इंडस्ट्री के चक्कर में पड़ते रहो कि मेरे को क्या हुआ है, एमआरआई कराते रहो, कुछ मिलेगा उससे। उसी समय हमें पता चल जाता है कि इसका जिम्मेदारियां शायद बढ़ गई, इसकी किसी न किसी रूप में जिम्मेदारियां बढ़ गई तो इसको ये पेन हुआ है, ठीक है। कंधे का ये गर्दन का दर्द, ठीक है। आदमी अपने इमोशन को, खासकर ये इमोशन वाला है, इमोशंस को एकदम से दबा रहा है कहीं ना कहीं, और वो इससे पहले उनको एसिडिटी लाया, एसिडिटी के तौर पे उसको ज्वलन, छाती में दर्द किया, उनको पता नहीं चला। उस समय वो बोले कि एंटासिड दे दो, मैं ठीक हो जाता हूँ या ठीक हो जाता हूँ। उसके बाद उनका शोल्डर, यहाँ गर्दन, सर्वाइकल का पेन होने लग गया। तब जाके वो डॉक्टर के पास क्या बोलते हैं, जब वो बोलते हैं मेरे को ऐसे करती हूँ, ऐसे करता हूँ तो दर्द ही हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑक्यूपेशनल पेन है। यानी कि आप या तो मोबाइल देख रहे हैं या फिर आप ऐसे काम करते हो, ये नहीं देख रहे कि आप इमोशनल गड़बड़ कर रहे हैं, आप उसमें बैलेंस नहीं ला रहे हैं। ऐसे ही आपका लोअर बैक का पेन बहुत खतरनाक पेन। जब आप पैसों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो, सोचो मनी के बारे में, मनी, विटामिन एम के बारे में जैसे सोचते रहते हो, चाहे ज्यादा हो गए तो कहाँ यूज करें, कम हो रहे हैं, या तो फिर मुझे ये गाड़ी खरीदनी थी या वो करना था, मनी का कहीं ट्रांजैक्शन कहाँ करूं मैं या कहाँ नहीं करूं, कैसे करूं। जब ऐसे सोचने लग जाओ तो उस दिन देखना आपका लोअर बैक पेन होना चालू हो जाएगा। सर, तो ये तो फिर जेंट्स को ज्यादा होना चाहिए, लोग ज्यादा सोचते हैं पैसे के बारे में। ऐसा जरूरी नहीं है, बैक पेन लेडीज को ज्यादा होता है। ऐसे जरूरी नहीं है। मेल का तो काम है खाली मेहनत करके और वो सब चीज आपके हवाले कर देना, आप ही संभालो जितना संभालना है आपको, ठीक है। इसलिए उनको जिम्मेदारियां वाले, उनको ये पेन ज्यादा होता है, अपर बैक पेन ज्यादा होता है, लेडीज को ऐसे वाले पेन होता है, इमोशनल सप्रेस। उसको पैसे चाहिए, हस्बैंड दे नहीं रहा है, उनको आप बोलते हो ये कि मेरे को अपर बैक पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, देखो एमआरआई करो, डॉक्टर ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर ठीक नहीं हो रहा, कहां से होगा, ठीक। बहुत खतरनाक है इमोशनल। नी का पेन, देखो एक एज की अलग बात है, एक फैक्टर की बात कर रहा हूं। नीज का पेन, एज भी नहीं हुई, चोट में लगी, नी पेन कर रहा है मेरा, याद है मैं अपने घर वालों से कहीं दूर जाना चाहता हूं, यानी कि चिड़िया का बच्चा घोंसला छोड़ के निकलना चाह रहा है, और जिससे हमारे माँ बाप क्या बोलते थे कि बेटे अपने कदमों में खड़ा हो जा, बोलते थे कदमों में अपने खड़ा हो जा। तो यानी कि वो अपने कदमों में खड़ा होना चाह रहा है, बस उसे थोड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सपोर्टिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, अपने ऊपर खड़े होने के, सबको छोड़ के अकेले ही रहना चाहता है। सोच, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, इमोशनल, सारे इमोशनल से जुड़े हुए हैं। और कोई लोग बोलते हैं ना वेट ज्यादा हो तो भी, अरे मैम वो अलग फैक्टर है, मैं तो एक बात पे कर रहा हूँ बात, ठीक है। ऐसी सोशल हेल्थ है, सोशल हेल्थ। लोग, पैसे की बात है, मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे जरूरत ही नहीं है दूसरे की, मैं अकेले संभाल दूंगा, मुझे ना अपने भाई की जरूरत है, ना मम्मी की जरूरत है, ना पापा की, ना हस्बैंड की, ना वाइफ की। मैं तो वर्किंग वीमन हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं वर्किंग मैन हूँ, मुझे अपने भाइयों की, चाचा ताऊ किसी की जरूरत नहीं है, अकेले मैं सब संभाल दूंगा, पैसों की कमी नहीं है, मैं लेबर
बुला के सब काम अकेले करवाते हैं। क्या ऐसी है ये हेल्थ है कि हम अकेले सब कुछ करा देंगे? ह्यूमन इज सोशल एनिमल, ये सबने पढ़ा हुआ होगा, है ना? यानी कि हम जन्मजात ही सोशल एनिमल है। एनिमल तो है, जानवर तो है, लेकिन बिना समाज के नहीं रह सकते। तो क्या करता है फिर वो आदमी फिर धीरे 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 अकेले 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 फिर किस में घुसता है? वो रील में घुसता है। रील आजकल चल रही है ना, रील देखता रहता है, उसे जरूरत नहीं है किसी की, रील में घुसा रहेगा। उसके बाद आता है अभिमन्यु सिंड्रोम। सुना है किसने अभिमन्यु सिंड्रोम? रील में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं ना, जो आप सोचोगे किसी के साथ आपने बात कर ली है, वो आजकल कैमरे पकड़ रहा है उस चीज को, ठीक? वही चीज दिखा रहा है, उससे अलग अलग फैक्टर दिखा दे रहा है कि ये भी एक रास्ता है, वो भी एक रास्ता है, ये भी है। इस तरीके से भी आप अंदर घुस सकते हो। वहां तो घुसते रहते हो आप। अभिमन्यु तो बन गए, लेकिन बाहर आने का रास्ता ही नहीं। तब जब बाहर आने का रास्ता नहीं तो फिर क्या होगा? तब पॉपकॉर्न सिंड्रोम बनेंगे आप। पॉपकॉर्न पकते हुए देखे हैं किसी ने? पक 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 करते रहता है। अब आपके क्या जाएगा? मूड ऐसे जाता रहता है, स्विंग। अचानक किसी भी बात पे एकदम से भड़ास निकलता, कैसे हो गया ये, क्यों हो गया, ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे हुआ क्या, ये तो बता दे। ये ऐसे कर दिया, वो वैसा कर दिया। अरे क्या क्या, ये तो बता दे। वो तो नॉर्मली करता ही है। कभी आपने अपनी वाइफ को देखा होगा ऐसे करते हुए, कभी हस्बैंड को एकदम से चेंज हो जाता है, किसी पे भी भड़क जाते हैं। घर वालों को देखा होगा, बॉस को देखा होगा, कुछ नहीं हुआ है, सब्जेक्ट सारा बिल्कुल अंडर कंट्रोल है सब चीज, लेकिन अचानक भड़क गया हो। क्या चल रहा है उसके अंदर में? अंदर तो घुसा हो अलग अलग प्रोजेक्ट की, मैं ये हॉस्पिटल भी खोल दूंगा, मैं होटल भी खोल दूंगा, मैं ये कंपनी भी खोल दूंगा, मैं वो कंपनी भी खोल दूंगा, हजारों मेरे अंडर में वर्कर भी रहेंगे। लेकिन उसके लिए क्या अब करेंगे कैसे? वो तो अभिमन्यु सिंड्रोम में जा जाके घुस गया, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा? इसलिए वो इमोशनल में उसका बाहर आएगा, पूरा उसका चेंज होता रहेगा। कहां आएगा वो आखिर? रिजल्ट कहां शो करेगा? इस शरीर में ही करेगा। अलग अलग चीज देके आपको, हार्ट का इश्यू देके, आपका लंग का इश्यू देके, आपका डर फियर वगैरह करा के, ये सारा कितना दर्द है। देखो सोशल हेल्थ, हम खाली एक ही हेल्थ के चक्कर में पड़े रहते हैं, दैट इज द फिजिकल हेल्थ। इकोनॉमिकल हेल्थ, ठीक है, इकोनॉमिकल हेल्थ, पैसे सबको जरूरत है, राइट? जरूरत तो सबको है। तो जरूरत और लालच में बहुत अंतर है। जब तक हम पढ़ाई कर रहे थे, हमने नौकरी इसलिए की कि पैसा आएगा तो हम अपनी जरूरत को पूरी करेंगे। जरूरत से ज्यादा अपने पैसे कमाए, कहां लगाना है वो जहां लगाना था लगाया। अब पैसे की जरूरत है नहीं, अब पैसे की पूरे भर भर गए हमारे पास में। लेकिन अब क्या हो गया? लालच हो गया। अब मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। पैसे की कमी नहीं है, मैं अच्छा खासा पैसे वाला हो गया। अब क्या चाहिए? थोड़ा सा लालच हो जाए यार, थोड़ा लोकसभा या राज्यसभा में थोड़ा दो आदमी मेरे आगे पीछे गन वाले रहे, ठीक है, और थोड़ा एक वीआईपी मेरे को मिले, स्पेशल नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में जगह मिले मेरे को, और थोड़ा न्यूज़पेपर वाले मेरे को भी जरा पूछे जब एयरपोर्ट में पार करूं तो कि भाई कैसे चल रहा है, आपका क्या कहना है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लालच हो गया कि मेरा नाम भी आए थोड़ा न्यूज़पेपर में, मेरा नाम आए, मेरी फोटो लगे थोड़ा राज्यसभा लोकसभा में, ठीक। कई लोग डिप्रेशन के मारे जीत नहीं पाते हैं, नाम नहीं आता तो डिप्रेशन। पैसे की कमी नहीं है लेकिन डिप्रेशन में जी रहे हैं। पैसे की कमी नहीं है लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ में पड़े हुए हैं बहुत दिनों से कि मेरा कुछ चल ही नहीं रहा, मेरा बेटा संभाल रहा, मेरा पता नहीं माइंड ही खराब। क्यों है कि कभी वो भी बता दिया तो बता दिया, नहीं तो बताते भी नहीं कि मेरा मन ऐसे था कि मैं कभी मंत्री संत्री कुछ भी बनूं, चाहे मैं लोकसभा में बनूं, चाहे मैं विधायकी में बनूं, चाहे मैं राज्यसभा में ही बनूं, एक बार मेरा नाम आ जाए। भाई क्या जरूरत है, पैसे की तो कमी नहीं है आपके पास, नहीं पैसे की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं सोच रहा था कि यश भी कमा लूं मैं थोड़ा। यश के चक्कर में उन्होंने नहीं मिला तो पड़े हैं डिप्रेसिव मूड में ही। आज दवाइयों पे दवाइयां चल रही, जितना मैंने बोला सब दवाइयां चल रही, आजकल दवाइयां ही चल रही। आदमी
फेस लेके घूम रहा है पूरा मार्केट। ठीक, अभी यही बर्डन ऑफ डिजीज का स्टडी का अकॉर्डिंग टू दैट बर्डन ऑफ डिजीज उनका कहना है कि अभी विश्व के 95% लोग किसी न किसी बीमारी की वजह से ग्रसित हैं और दवाइयां चालू हैं। आप देख लो जितने अच्छे अच्छे घराने वाले हैं, आपसे भी अच्छे घराने वाले हैं, अच्छा पैसा वाला हो, अच्छा नाम वाला हो, बिना दवाई की लिस्ट का वो चलेगा ही नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा। क्या चल रहा है? ये हो गया इकोनॉमिकल है। तो पैसा हो, जरूरत हो, लेकिन लालच ना हो। एक संतोषा बोला गया है योग में, संतोष की एक बहुत जरूरत है कि भाई मेहनत तो करेंगे। अगर आप फैक्ट्री अपनी खोली है, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं आप, एक तो मुझे कर्म करना ही है, चाहे वो पैसे तो आपका आता रहेगा, दो आएगा, लेकिन एक लालच ना हो बस। तो स्पिरिचुअल, अब ये जो इकोनॉमिकल हेल्थ है उससे बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वही फिर मेंटल में आएगा, मेंटल से फिर आपका फिजिकल आएगा। ऐसी स्पिरिचुअल हेल्थ है। स्पिरिचुअल वर्ड मतलब स्पिरिचुअल को एक्चुअल मीनिंग आध्यात्मिक नहीं, वो एक स्पिरिचुअल वर्ड निकला है लैटिन वर्ड स्पिरिट से, और जिसका मतलब है ब्रेथ। ठीक है, उसका रियल मीनिंग है स्व की खोज, स्व की खोज यानी कि अपनी खोज करना। हम इतने पूरे ब्रह्मांड में चलते रहते हैं, कभी इंडिया घूमते हैं, सिंगापुर घूमते हैं, अमेरिका घूमते हैं, यूके घूमते हैं, चाइना घूमते हैं। मैंने बोला पैसे की कमी नहीं, लेकिन अपनी जो स्व है ना, अपनी जो इंटरनल और इटरनल आइडेंटिफिकेशन है, उससे खोए जा रहे हैं। एक है पोएट है, था भी है नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ, यस, हाँ आप जानते हो। उनकी एक पोयम है कि द वर्ल्ड इज लुकिंग अस लेट एंड सून। उसको पढ़िए कभी। वो आपका ये ऐसी स्पिरिचुअल, जैसे आपने बोला आध्यात्मिक की तरफ, वो उसमें यही बताया गया कि हम पूरे संसार की तरफ घूमते जा रहे हैं, ठीक, लेकिन अपने स्व की तरफ नहीं घूम रहे, अपने अंदर नहीं जा रहे। कभी जाते हैं आप अपने अंदर, पड़ोसी क्या कर रहा है देखते हैं, पड़ोसी राज्य क्या कर रहा है, पड़ोसी कंपनी क्या कर रही है, वो वाला रिश्तेदार क्या कर रहा है, वो मेरा भाई का फूफा का लड़का था, साला वो ऐसी है या कुछ कहीं मेरे से आगे तो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मेरी वाइफ क्या कर रही, मेरा पापा क्या कर रहा, मेरा बेटा क्या कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं। स्व की तरफ किसी का ध्यान नहीं। स्पिरिचुअल हेल्थ तो स्व की खोज करना बहुत जरूरी है। स्व अपने को ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन सुना है ना आप लोगों ने, मेडिटेशन कीजिए, उसमें कुछ नहीं मिलता है, अभी तक किसी को नहीं मिला, लेकिन किसके लिए करते हैं? उसी स्व को ढूंढने के चक्कर में बोलते हैं। लेकिन आदमी किस में रहता है? आदमी फिर अपनी दुनिया में चला जाता है। जैसे आंख बंद करो तो मुझे तो वो 72 हूर मिलते हैं, मेरे को तो कंपनी बिल्कुल ऐसी कंपनी हो मेरे को ऐसी गाड़ी हो, मैं वहां घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ। कहाँ घूम रहे हो आप? अरे भैया अंदर ढूंढोगे, हूं कौन मैं, हु एम आई, कम से कम ढूंढो तो सही। क्या आप इसी के लिए आए थे कि पैसे कमाओ, बीमार हो कि फिर मर जाओ, फिर वापस आओ, फिर पैसे कमाओ, फिर परिवार संभालो, फिर बीमार हो के फिर मरते रहो? ऐसी इसी के लिए है आप। ये है स्पिरिचुअल हेल्थ। और ये खाली ये स्पिरिचुअल हेल्थ ये पूर्वी देशों में ही मिलेगा आपको। इसकी डेफिनेशन, इसकी महत्व ये भी WHO को तब जाके पता चला जब वो ये इंडिया साइड में आने लगे कि यहाँ लोग कभी देवी देवता का पूजन करते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, बीमार है आदमी इससे भी ठीक हो जा रहा है, मंदिर जा रहे हैं लोग, किताब पढ़ने से ठीक हो जा रहे हैं, लोग सत्संग सुन रहे हैं, इनको इसी से भी पता नहीं कैसे ठीक हो जा रहे हैं। सुबह तक इनको पेन था, इन्होंने गुरुवाणी सुनी, एकदम से ठीक हो गए। आखिर क्या है ये?
है ना, कुछ तो पावर है उसमें कि आप मंदिर जाते जाते आपको पेन था और आते आते बोला अरे पेन कहाँ गया। कईयों को होता है ये। आप यहाँ पे गुरु माँ है हमारे पास दो हमारे सेंटर में, ठीक है, उन्हीं का ही है। तो कभी एक लेती हैं कभी दूसरा लेती हैं। अब कई लोगों को पूरा दिन भर भी आपको बीमारी ठीक नहीं हुई होगी, शाम को वो 1 घंटा ज्यादा भी ले लेते हैं, ज्यादा भी ले लेते हैं। अगर आपका वो पेन अभी तक है, जब तक आप बाहरी दुनिया में घूम रहे, आप क्या बोलते हो, बोर हो गया, 2 घंटा ले लिया, खराब कर दिया हमारा, सुबह भी उठना है हमें, ये सब 2 घंटा कोई लेता है क्या। और जो एकदम से अंदर घुस देता है उसे पता चल जाता है अरे कौन सा हेल्थ है मेरा, ये स्पिरिचुअल हेल्थ का थेरेपी चल रही मेरी, वो एकदम से अंदर घुसा रहता है। उसे वो बोलेगा कि अरे सुबह तक बोलते रहो, फिक्र नहीं है मेरे को। अंदर से वो उसका स्पिरिचुअल हेल्थ थेरेपी होती रहती है उसकी, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक है एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। एनवायरमेंटल हेल्थ ऐसा है कि जेनेटिकली, कई बोला डार्विनवाद सुना होगा आपने, चार्ल्स डार्विन का नाम पता है ना आपको। तो उन्होंने बोला सारे जीन में ही है, उसी के अंडर हम चल रहे हैं, और उसके कारण उन्होंने बोला कि जो जीता वही सिकंदर। अगर हम जीतेंगे, पहले लड़ाई करके जो जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हमें मरना है। उस चक्कर में आदमी कॉम्पिटिटिव हो गया। आजकल के कई हो गए ना कॉम्पिटिटिव, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, सब कंपटीशन देना पड़ेगा। ये सारा चार्ल्स डार्विन का ही स्टार्ट किया हुआ है कि हमने लड़ाई करते रहना, स्ट्रगल में ही रहना। उससे क्या हो रहा है, सब जैसी जॉब मिली तभी से मेरे को स्ट्रेस होने लग गया और बीपी की मेडिसिन चल रही होगी। कब से आपको भाई बीपी है, जब से मैंने जॉब किया। कब से आपको बीपी है, जब से मैंने बिजनेस संभाला है। क्यों संभाला है कि मेरा कहीं डाउन ना हो जाए, मार्केट डाउन ना गिर जाए। क्यों कि बगल वाले ने दूसरी कंपनी खोल दी सेम टू सेम, मेरा कहीं नुकसान ना हो गया, तो मेरे को तो उससे अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा, है ना। जेनेटिकली हेल्थ इतना नहीं। लेमार्क को उसके दादाजी, उसने बोला कि एनवायरमेंटल हेल्थ इंपैक्ट ज्यादा करता है मोर देन जेनेटिकली। अभी साइंस भी वही बोल रही है कि जेनेटिकली इंपैक्ट 5 to 10% है, और जो 90 to 95% हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल पड़ता है। यानी कि हमारे आसपास हमारा इकोलॉजी कैसा है, यानी कि हमारा खाली पानी नहीं, हवा नहीं, धूप नहीं, लेकिन एनवायरमेंटल यानी कि इकोसिस्टम में सभी चीज आते हैं। कि अगर मेरा पड़ोसी भी ठीक होगा तो मैं भी ठीक हूं, मैं ठीक हूं तो वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। ये देश आप देखते हो ना कि कोई भी देश अपने बगल वाले के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना चाहता है, खर्च भी कर देता है। लोग कितने देशों को फ्री में राशन देते हैं, कितनी चीजें सुविधाएं पास कर देते हैं। क्यों करते हैं कि अगर वो भी ठीक रहेगा ना तो मैं भी ठीक ही रहूंगा। अगर वो थोड़ा इधर उधर दूसरे से सहायता ले ले तो मैं तो फिर गया काम से, स्ट्रेस मेरे को होगा, फिर हमें उससे ज्यादा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम अपने ऊपर भी सोचते रहते हैं कि मेरा पड़ोसी, हम गलत सोचते हैं अभी कि पड़ोसी को हम जितना दबाएंगे हम ऊपर रहेंगे। एक्चुअल हेल्थ ऐसा है, वो सीखना चाहिए थोड़ा अपने आसपास के रवैये से, एनवायरमेंट से, कि अगर मेरा पड़ोसी ठीक है तो मैं भी ठीक रहूंगा। अगर वो साफ सफाई चल रहा है तो मैं भी साफ ही रहूंगा। आपके पड़ोस में, आपके घर के पास में किसी ने झुग्गी वाले को रख दिया और उसने वैसे कचरा वचड़ा कर दिया, बीमार आप ही होंगे ना, या वही होगा, क्योंकि आपको उधर से आना जाना है। आप अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, वो गेट पर भी मत जाना, बाहर तो झुग्गी वाले हैं। और अगर वही साफ सफाई है, आपने उसको थोड़ा फैसिलिटी दे दिया कि भाई ये थोड़ा फैसिलिटी रख दे, साफ सफाई रख, आप भी ठीक, आप भी हेल्थी, मैं भी हेल्थी। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। बहुत चीजें एनवायरमेंटल हेल्थ में, उसमें आपका पॉल्यूशन भी आता है। आपके एनवायरमेंटल हेल्थ से ही हम आपको समझ पाते हैं। हम पूछते हैं आपको, आप कहां से हैं जी मैं मुंबई से। हम सीधे समझ जाते हैं एसिडिटी इसको होगी, नंबर 1 एसिडिटी तो होगी। नंबर 2 इसको स्नीजिंग भी होगा, क्योंकि 5-7 साल से वहां डेली कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है। एनवायरमेंटल हेल्थ बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके। फिर वो जो स्नीजिंग चल रहा है कहां जा रहा होगा। अभी ऐसे भी स्टडी हो चुके हैं कि लंग में प्लास्टिक गया आदमी का, देखो लंग में प्लास्टिक पाया गया, कैसे गया होगा वो सोचो, पॉल्यूशन से गया होगा ना।
एनवायरमेंटल हेल्थ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप जैसे यूके से आते हैं, आप लोग कहाँ से आप, हम पूछते हैं आप कहाँ से आए, पूछते ना, आपको सभी को पूछा होगा मैंने तो खासकर कि आप कहाँ से आए। तो मैं आपको ये नहीं पूछना चाह रहा कि आप कौन सी बढ़िया सिटी से आ रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ का हेल्थ, वहाँ का कैसा एनवायरमेंट है कि आप ये डिजीज लेके आए। अगर आपके बाद वहां से कोई आता है 10, 15, 100 ऐसे हो जाते हैं, तो मेरे एक स्टडी हो जाएगी कि अगर कोई मुंबई से आता है, जैसे 100 से ज्यादा है, तभी तो मैं बता पा रहा हूं। ऐसी ही बेंगलुरु में भी है कि आप भाई कहां से हैं, कि बेंगलोर से। पहले, अभी तो चेंज हो गया बेंगलोर, पहले तो आपको मैक्सिमम यानी 50 to 60% को अस्थमा हुआ करता था वहां, क्योंकि वहां का ऐसी इन्वायरमेंटल। लेकिन ट्रीटमेंट लेने के लिए भी वहीं जाते थे। अगर 70 पार हो गए तो कहां सबसे बढ़िया सिटी है बूढ़े आदमियों को रहने के लिए? द सिटी ऑफ ओल्ड पर्सन, बैंगलोर इज द बेस्ट सिटी। वहां मौसम बिल्कुल बैलेंस रहता है, ना आपको शर्ट पहननी है, ना ही आपको नंगे रहना है। बिल्कुल एक टी शर्ट में आपका पूरे 12 मास चलेगा, रात दिन चलेगा। क्या है ये एनवायरमेंट? आपको पूछते हैं हम, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ऐसे हम पूछते हैं। कई बार हम ऐसे पूछ लेते हैं, आपकी डाइट कैसे होगी? आप बोलते हैं हम जैन हैं। हम फर्ज से समझते हैं कि जैन में अच्छे ये चीज छोड़ देते हैं, यानी कि व्रत भी ज्यादा करते हैं, फास्टिंग ज्यादा करते हैं, इनको ऐसे इशू, पेट के ज्यादा इशू होंगे। देखो क्यों होते हैं? क्योंकि फॉलो ढंग से नहीं करते हैं। अच्छे करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। जब तक व्रत है, सबसे ज्यादा अच्छे जैन डाइट है, लेकिन सबसे ज्यादा वो फॉलो नहीं करते खुद पे। दूसरे को अच्छा समझाएंगे, उनको बोला कि भाई व्रत के बाद क्या किया आपने? कुछ नहीं, अगले दिन तो आप खूब खाए। पहले कैसे थे? पहले भी खूब खाया, व्रत लिया पूरे महीने पर। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम लोग खुद पे ऐसे ध्यान नहीं देते। तो कई चीजें आप बोलते हो मेरे को पेन है, ये है, सो है, लेकिन हमें उस पॉइंट को भी रखना पड़ता है आपके सामने कि आपको ये भी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसलिए आपको कभी कोई ट्रीटमेंट देते हैं, कभी कोई ट्रीटमेंट देते हैं। आप सोचते हो यार मैंने तो बोला था हेडेक है, ये पेट के लिए दे रहा है मेरे को। ठीक होता है ना ऐसे? आप जब ट्रीटमेंट लेते होंगे नेचुरोपैथी में, तो यही है कि हम आपका सभी चीजें ध्यान देते रहते हैं। जेनेटिकली डिजीज तो बहुत वैसा है तो कम, लेकिन बहुत खतरनाक है। इससे हमारा आयुर्वेद योग भी मानता है इसको। मैंने बोला ना, आदिजल व्याधि, हमारे बुद्धि से जो जनित बीमारी हमारे शरीर में जाती है, उसे बोलते हैं आदिजल व्याधि, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। अगर वही अंदर तक, इम्यूनिटी तक चला गया आपका, तो ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर तक ले आता है। ऑटोइम्यून डिजीज मैंने उस पर बात कर लिया, अभी बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, उसी में एक चीज और दिया गया है कि अगर वह सार रूप में हो तो, एक सामान्य में तो हो गया कि आपको एसिडिटी, पेन वगैरह सब चीज होगा, जो भी बीमारी फिजिकल लेवल पे होगी वो होगी। लेकिन एक होगा सार रूप में, तो क्या होगा? तो वो हमारे जीन के साथ हमारे अगली पीढ़ी को भी जाएगा। कैसा है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, उससे अगर हम पुराने तरीके से बोले तो आदिजल व्याधि, वो हमारे सार रूप में हमारे पीढ़ियों में भी जा रहे हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये भी एनवायरमेंटल और जेनेटिक दोनों मिक्स चलते हैं। एनवायरमेंटल, आप डिलीवर, आप तो प्रेग्नेंट में हैं, आप फीमेल जो है हमारी प्रेग्नेंट है, और उसके घर का एनवायरमेंट ऐसा है कि डेली लात घूसे चल रहे हैं, गाली गलौज खूब चल रहा है दबा के। ठीक, दोनों हस्बैंड वाइफ में खूब लड़ाई चल रही है। आप देखना जो बच्चा पैदा होगा उनका, वो पहले से एंजाइटी लेके घूमेंगे। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा इसको ऑटिज्म है या फिर एडीएचडी है। इसको कैसे हो गया? कल के तो बच्चा है, ये तो अभी पूरा देश, पूरा घर के बाहर भी नहीं निकला, इसको बीमारी कैसे हो गई? याद करो जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और आपने घर का एनवायरमेंट कैसे बनाया था। इसका सबूत तो आपको पता है ना। अभी मैंने अभिमन्यु सिंड्रोम बोला, तो अभिमन्यु को तो पता है ना आपको कि कैसा जन्म हुआ था, कैसा एनवायरमेंट था जब वो पेट में था। तो अष्टावक्र सुना है किसी ने नाम? किसी ने नहीं सुना होगा अष्टावक्र? अष्टावक्र सुना है? 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा आदमी, लेकिन ज्ञानी था नंबर 1 का। जनक के दरबार से अपने पिता को जिंदा करके वापस मंगाने वाला वो अकेला है, अष्टावक्र।
ठीक है, उसके पापा जो थे वो अपनी वाइफ के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे, बच्चा पेट में है, वाइफ के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे, और उसने थोड़ी सी गलती कर दी उच्चारण की, उसने पेट से बोल दिया उसने, उसके पापा ने सोचा साला जो आदमी पेट के अंदर से मेरे को टोक रहा है, अगर वो बाहर आ गया तो कितना खतरनाक होगा, सोचो। उसने वहीं पे श्राप दे दिया कि जा टेढ़ा मेढ़ा तैयार पैदा होगा, तू टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ उसका। लेकिन उसने पेट में इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि अपने पिताजी को जिता के लाया वापस। अष्टावक्र गीता लिखी उसने बाद में। तो इसका ये एनवायरमेंटल और जेनेटिक का बहुत इंपैक्ट होता है। इसलिए बोला जाता है, अभी तो आप लोग तो मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ से, खासकर तमिल से और केरला से नेचुरोपैथी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं हुआ रहता, लेकिन वो स्पिरिचुअल हेल्थ को मानते हैं और इस जेनेटिकली को भी मानते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ को भी मानते हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पे डिटॉक्स करने आए हैं। किस टाइप का डिटॉक्स? कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, सब चीज। क्यों? कि हमारा जो एनवायरमेंट है अभी जो चल रहा है वो जेनेटिकली बन के हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में ना जाए। सोचो, इसीलिए कई लोग बिफोर फैमिली प्लानिंग वो नेचुरोपैथी में आते हैं। तो कितने टाइप के अपने हेल्थ बता दिए, फिजिकली, मेंटल, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, जेनेटिकल। कितने हो गए? बहुत सारे हो गए, 7 से भी ज्यादा। अगर मैं और बढ़ूं तो और ज्यादा है, इतने सारे। और हम क्या लेके आते हैं हॉस्पिटल में? एक बीपी की दवा, कि मेरे को बीपी है। किस वजह से? हमें लेना देना नहीं। किस वजह से आते हैं? कि मेरे को एंजाइटी है। किस वजह से? कि मेरे को डिप्रेशन है। किस वजह से है? कि मेरे को शुगर है, शुगर की दवा दे दो। दवाइयां पे दवाइयां चल रही है, एक दवाई का, दो दवाई का, चार दवाई से 8 दवाई। बाद में तो ऐसे हो गया कि हम भूल गए दवाई का नाम। तो फिर तो बिजनेसमैन तो बहुत दिमागदार है कि ये भूल गया होगा। अब क्या करो, प्लास्टिक की कंपनी खोलो, उसमें डिब्बी बनाओ कि सोमवार की दवाई इसमें, मंगल की इसमें, बुध की इसमें, शुक्र की इसमें, ठीक है। फिर क्या हो गया कि हमने मल्टी कंपनी खोल दी है, मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग, फिर डे वाला। लो भाई, आपका भी चलता रहे, घर अच्छा, सुखी हो संसार, और हमारा भी सुखी हो संसार। अगर आपको खाली डायबिटीज होती, ये फिजिकली होता तो ठीक हो जाते आप, दवाई बढ़ाने का नाम नहीं होता। लेकिन क्या चल रहा है? दवाइयां भी खा रहे हैं, ठीक भी नहीं हो रहा। कब तक लें दवाई? कि जब तक है जान तब तक है जान, जब तक जान है तब तक दवाई खाते ही रहेंगे। तो कभी आप लोगों की समझ में आया कि हम इतने बीमार क्यों होते हैं? आया? वो दिमाग में डॉक्टर का है, हमें तो खाली पैसे देने हैं, वो उसका काम है, उसको टेंशन लेने दो, है ना? यही है। बीपी भी हो गया, डायबिटीज भी हो गया, वेट भी बढ़ रहा है, किसी का वेट कम हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? बस दवाइयां खाते रहो, कुछ नहीं। ये रास्ता ढूंढने के लिए आप लोग लकी हो जो नेचुरोपैथी में जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां आए, आप कहीं भी जाइए। जब आप नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अपने आप को लकी फील कीजिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कहां जाइए, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको इन सब, देखो कितने टाइप के हेल्थ है हमारा, उतने टाइप के डिजीज है, लेकिन वो शो कहां कर रहा है? हमारे फिजिकली होते हुए। क्योंकि हमें मरने के लिए भी तो बहाना चाहिए ना, तो हमें खाली फिजिकली दिखता है। इसीलिए शास्त्रों की तरफ चलो बोलते हैं कि शास्त्रों की तरफ चलो, और हु एम आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हु एम आई आता है तो तब नेचुरोपैथी का रोल आता है, तब योगा का रोल आता है, तब आयुर्वेदा का रोल आता है। जब तक आप ऐसे नहीं करोगे कि हु एम आई, जब तक आप यही कहोगे कि आई एम मिस्टर, आई एम मिसेज ऑफ, और आई एम फलाना फलाना फलाना, तब तक आप अपने से दूर हो, तब तक आप अंदर तक नहीं जान पाओगे, तब तक बीमार ही रहोगे आप। तो टैबलेट से नहीं जियोगे आप। जीना है तो
हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हु एम आई समझना पड़ेगा आपको। तो हु एम आई में आप शास्त्रों की तरफ देखो तो मैं अकेला नहीं हूं। हमारा शास्त्र पहले ही बोल रहा है कि भाई तू अकेला नहीं है, तो फिर कौन है? मेरे शरीर में अराउंड 40-50 ट्रिलियन सेल्स तो मेरे एक सेल में है। सोचो, एक सेल से नहीं बना हूं मैं, 40-50 ट्रिलियन सेल्स से बना है मैं, ये वाला डॉक्टर सुमित्रा। और इतना ही और इससे ज्यादा तो मेरे पास कॉलोनियाज हैं मैक्रोब्स की, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। जहां पे आप सूक्ष्मदर्शी लगाओ वहीं पे पूरी कॉलोनी मिलेगी। कहीं पे भी लगाइए, हर जगह ये भरे पड़े हैं, कहीं भी लगाओ। तो क्या मैं हूं, ये शरीर हूं, या मैं पूरा स्टेट ऑफ दीज मैक्रोब्स हूं? जब आप ये समझने लग जाओगे तो तब बोलते हैं कि हु एम आई। तब जाके आप अंदर अपने आप को पहचानेंगे कि हु एम आई, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मैं अकेले के लिए तो नहीं कर रहा हूं ये, तो यानी कि मैं तो भाई मुझे तो औरों का भी ध्यान देना है। और माइंड बॉडी में बोल दिया मैंने कि इतने सेल हैं, और माइंड का उसमें बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि मन में ही क्वेश्चन आते रहते हैं, मन में ही इच्छाएं व्यक्त होती रहती है। लेकिन वो है क्या, हम उसे नेगेटिव वे में ले लें। जैसे मैंने अभी बताया कि मन ही है जो कि सब चीजों को खींचता रहता है, अपने आप को बहाता रहता है अलग अलग विषयों में। लेकिन मन, पहले साइंस में बोलते थे कि मन इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक काम है सोचना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो किसने बताया हमें कि ऐसा नहीं है? वो हमारे इतिहास, जब आप इतिहास पढ़ते तो उससे पता चलता है। अब राजस्थान की कहानियां पढ़िए कि राजा लड़ते लड़ते उसका गला कट गया, लेकिन फिर भी लड़ रहा था, फिर भी 4-5 मार दिया। और ऐसे अकेला राजा नहीं, हजारों राजाओं ने ऐसे किया, उनकी रानियों ने किया, बलिदान दे दिए, लेकिन फिर भी लड़ाई करते रहे। अगर मन का काम ब्रेन का होता, मन ब्रेन का काम होता, तो एक बार कटा एकदम से गलत हो जाते। यानी कि मन तो कुछ और है शायद। तो मन क्या है, कहां है वो मन? तो मन, मैंने बोला 40-50 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो 40-50 ट्रिलियन सेल्स के अंदर वो कॉन्शियस रूप में है, और उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सोशल बोला ना मैंने आपको, सोशल हेल्थ। तो हम सोशल हेल्थ में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ऐसा क्वांटम साइंस भी, अभी नया थ्योरी आई है साइंस की, क्वांटम साइंस भी मानता है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई भी पार्ट हो, और हम किसी भी कोने में हो, कितना भी प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन किसी ना किसी लिंक से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही मैंने लास्ट वीक को बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी थ्योरी आई थी। वसुधैव कुटुंबकम, मैंने ये बोला था कि वसुधैव कुटुंबकम बाहर मत सोचिए, पहले अपने बारे में तो सोचिए। आप बाहर तो खूब घूम रहे हैं, दूसरे को वाणी तो खूब दे रहे हैं, डॉक्टर रावत यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन अंदर तो पूरा कचरा ही भरा पड़ा है, पता ही नहीं उसको कि मैं हूं कौन। तो कम से कम मुझे ये पता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अंदर तो 40-50 ट्रिलियन सेल्स हैं, और उससे ज्यादा मेरे अंदर तो जीव जी रहे हैं। तो मुझे कम से कम उनका तो पोषण करना पड़ेगा, नरिशमेंट करना पड़ेगा, उनको तो हेल्थी रखना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी लेके आया हूं मैं। भाई आप किसी के बॉस है ना, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिपार्टमेंट आपको अच्छे से संभालना है। लेकिन जब आपके अंदर, आपको ये पता होना चाहिए कि 40-50 ट्रिलियन सेल आपके अंदर है, शरीर में है, तो फिर कितनी जिम्मेदारी बढ़ेगी, कितना सारा आपको स्ट्रेस आएगा, कितना बीपी बढ़ेगा आपका। सोचो, मेरा एक पेशेंट था 94 ईयर्स, अभी वो पिछले साल गुजर गए। तो उनको मैं साल में एक बार घूमने के लिए, मुंबई में रहते थे, कभी कहीं रहते थे, वहीं बुला देते थे मेरे को, तो टिकट वही बता देते, होटल का भी वही कर देते। तो वो उन्होंने एक सवाल पूछा कि डॉक्टर रावत आप कभी सोचते हो? मैंने कहा क्या? बोला कि आप पृथ्वी में रह के भी आप इतने सुरक्षित अपने आप को फील कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता पृथ्वी में रह के? मैंने कहा क्यों लगेगा? अरे बोला पृथ्वी कितनी तेजी से चल रही है सूर्य के चारों तरफ, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप तो मर जाओगे। बोला खाली ऐसी नहीं चल रही है, बल्कि ऐसे से चल रही हो। बोला इतना सोचा आपने कभी? अरे मैंने कहा इतना सोचने का गुरु कहाँ टाइम है हमारे पास, हमें तो आपको देख के दूसरे पेशेंट को देखने जाना है। ठीक है, उनके साथ मेरा ऐसा स्पिरिचुअल बातें चलती थी, तो उनके लिए वही ट्रीटमेंट देने जाता था मैं, और वही सुनने के लिए वो मेरे को फी पे करते थे।
कि आप मेरे साथ 1 घंटा बैठो, मैं आपको पे करूंगा, लेकिन बातें होगी जो मैं करूंगा। और मैं उनके साथ में सीखा हूं ऐसे टॉक कर। तो उन्होंने जब ऐसे बात बोली तो मैंने कहा क्या है फिर? तो उन्होंने बोला कि खुद को जानना पड़ेगा। जब आप कहीं भी जाते हो, बैठते हो, उड़ते हो, आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ? क्या मैं खाली इसलिए आया हूँ कि खाओ पियो ऐश करो और बाद में मर जाओ? इसलिए हूँ। मेरे को 94 ईयर्स हो गया। बोला अब समझ में आ रहा, बोला मेरे को कि मैं इसलिए आया था। क्लास A1 था रेलवे में, इंडियन रेलवे में, वो अंग्रेजों के टाइम में। दुगनी पेंशन थी उसकी, जितना पेंशन था उसका भी दुगना, क्योंकि 50 साल से 45 ईयर से ज्यादा हो गया था उसको पेंशन लेते लेते। तो सोचो इस बारे में कि मैं कौन हूं, आखिर भाई क्या है मेरे अंदर, इतने सेल्स हैं, मैं हूं कौन, मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है इस दुनिया में? क्या यही रोल है मेरा कि परिवार पलाओ, बस बच्चे पैदा करो और साइड हो जाओ, तुम भी जियो, हमें भी जीने दो? हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने अभी तो 5-7 ही बताया आपको। ऐसी बहुत पूरी रात बीत जाएगी इसमें, और उसी से रिलेटेड हमें डिजीज भी होते रहते हैं। वो डिजीज हमारे इस शरीर में आते रहते हैं। इसलिए हमारा योग बोलता है, शास्त्र बोलता है, तैतृय उपनिषद पढ़िए आप, उसमें मैं कौन हूं, उसमें एक रूल बताया उन्होंने कि मैं नहीं हूं, मैं तो 5 कोषों का तो ये शरीर है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय कोष भी खाली अन्नमय कोष, खाना जो अन्न है हम खा रहे हैं और जिसमें मिल जाना वही नहीं है हमारा अन्नमय कोष। वो भी बना हुआ 5 तत्वों से बताया गया है। 5 तत्वों से बना है तो उसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल से बना हुआ है। उसी का जब डिसबैलेंस हो जाए तो तभी हमें रोग होता है। उसी से हमें 5 तत्वों से हमारा त्रिदोष बना हुआ है, वात पित्त कफ। वही हम प्रकृति जन्म लेके हुए चलते हुए रहते हैं। जैसे आप जन्म लेते हैं, पंडित जी आपको बता देते हैं कि आपको वाता या पित्त या कफ है, आपको बीमारी क्या होगी वो पहले ही पता है उनको। देखो कहां से आए, जेनेटिकली कितना जुड़े हुए हैं, सारा इंटरकनेक्टेड। मैंने बोला था इंटरकनेक्टेड है सारे हेल्थ। हम खाली एक ही हेल्थ के लिए रोते रहते हैं। और जबकि हम जब पैदा हुए थे, आपका बेटा जब पैदा हुआ, आपको पता है कि ये मरेगा कब, ये बीमार क्या होगा, ये क्या चीज मिलेगा, ये जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, ये इसके भाई कितने होंगे, मम्मी को ये ज्यादा देर तक देख सकता है, दादा को देखेगा नहीं देखेगा, पापा को कितने साल तक देखेगा, ये इसके पापा इसके बाद ग्रोथ करेगा या मर जाएगा या कमजोरी होगा, सब पहले उसी दिन सब पता चल जाता है। कहां से? ये आंसर दिया रावण जी ने। कौन है रावण? रावण पता है ना सबको? कहां के थे वो? नोएडा के थे, पता कर लेना। नोएडा में जन्म हुआ था उनका, ननियाल उनका राजस्थान था। पॉल्यूशन अभी है पॉल्यूशन, उस समय तो बहुत अच्छी चीजें थी। ठीक है, राजा था वो लंका का, उसने बताया कि बीमारी कैसे होती है। उसने बताया कि प्रज्ञापराध, जब हमारा सेल्स अपने को नहीं ढूंढ पाता, सेल सिग्नलिंग, अभी का साइंस क्या बोलता है, जब सेल सिग्नलिंग गड़बड़ हो जाता है तो हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। उसने पहले ही बोल दिया था कि हमारा आहार विहार व्यवहार से जो हमारा डिसबैलेंस, वात पित्त कफ गड़बड़ हो जाता है, हमारे सेल लेवल पे जाता है और सेल सिग्नलिंग गड़बड़ कर देता है, बीमारी ले आता है। उसने दूसरा बताया कि अगर हमारा पूर्व जन्मम कृत्य कर्मम रोग रूपेण, इस जन्म में हमें रोग रूप में आता है वो। रावण ने बताया, देखो क्या था वो। तो इसलिए बता रहा हूं मैं कि बीमारी खाली यही नहीं है, इन्वायरमेंटल में आपके ग्रह नक्षत्र भी आते हैं। कई लोग ज्योतिष को मानते होंगे आप में से, वो बोलते हैं कि भैया ये ग्रह खराब है, ये ग्रह ऊपर चल रहा है, आपका ये ग्रह कारक हो गया, ये ग्रह नीच चल रहा है, इस ग्रह में उसकी दृष्टि हो गई। क्या है ये? एनवायरमेंटल, जेनेटिकली दोनों का सम है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, आपको इन्वायरमेंटल, आपका मौसम चेंज होने वाला। अभी कौन सा मौसम आ रहा है? ग्रीष्म, समर सीजन आ रहा है ना। समर सीजन से पहले आपको भी स्वेटिंग होना चालू कर देते हैं, उबासी आने लग जाती है, आपको आते लग जाती है। आप बोलते हो मेरे को 1 महीने से ऐसे हो रहा है, आपको अपने बारे में पता नहीं ना, हु एम आई पता ही नहीं है आपको। तो खाली बस पैसे कमाने से मतलब है, या परिवार देखने से, जिम्मेदारियां देखने से। पहले हमें जो ब्रह्मांड में होने लग जाता है, हमारी बॉडी में पहले सिम्टम दिखाने लग जाता है कि गर्मियों का सीजन आने लग गया। बारिश में क्या होगा, हमें उबासी के साथ साथ में बैठे बैठे ऐसे गर्मी होती, लेकिन कुछ काम नहीं किया, लेकिन स्वेट ऐसे होगा, यहां से भी वहां से भी वहां से भी, पानी पानी पानी। अगर जो जानकार है उसे पता है कि यद पिंड तद ब्रह्मांड है।
यानी कि बारिश का मौसम आने वाला है। अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आया, अक्टूबर आते आते आपको ड्राइनेस फील हो जाता है। आप बोलते हो डॉक्टर के पास कि मेरे को ना अभी जब 15-20 दिन से मैं वहां से वहां आया, मेरे को ऐसे होने लग गया। वहां से वहां नहीं, आपको पता ही नहीं कि मौसम सीजन कौन सा चलने वाला है। आपको पता होता तो आप बोलते कि ये तो नॉर्मल है, उसी के अकॉर्डिंग अगर अपनी डाइट चेंज कर ले तो खुद ही ठीक हो जाते ना आप लोग। अगर पता होता कि मैं कौन हूं, अगर वो पता होता, खाली फीस देने से हम हेल्थ नहीं हो सकते। हमारा रिपोर्ट देखने से हम ठीक नहीं है। आपने पूरी दवाई ले रहे हैं, सब चीज ओके है आपका, ठीक है, लैब टेस्ट कर लिया आपने, ब्लड टेस्ट कर लिया, स्कैन एमआरआई सब चीज कर लिया, सब चीज ओके है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हो ना आप, ये सब चीज तो ओके दिखा रहा है, लेकिन मैं अंदर से तो ठीक फील नहीं कर रहा, कुछ तो है मेरे को। तब जाके आपको समझना पड़ेगा कि हूं कौन मैं, ये मेरे को क्यों हुआ, जो कि टेस्ट में भी नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड इलनेस। और जब वही हम सोचने लग जाते हैं क्या कि मैं सब ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ये भी सही चल रहा है, वो भी सब चल रहा है, मेरे को तो बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, दैट इज कॉल्ड वेलनेस। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बाद कौन सा आता है? अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश। हमारे शास्त्रों ने बोला प्राणमय कोश, यानी कि हमारी नाड़ियां, हमारे बिल्कुल ब्रेथ का पैटर्न, हमारी वो एनर्जी जिससे कि मैं बोल पा रहा हूँ, वो एनर्जी जिससे मैं सो पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, वो एनर्जी कहाँ से आ रही मेरी? ऐसा क्या चीज है मेरे शरीर के अंदर जो कि जिससे कि मैं अभी मैं हाथ उठा रहा हूँ, अभी मैंने ये पकड़ लिया, कौन सी एनर्जी है मेरी? सांस लेने में भी कौन सी एनर्जी? आंख खोल रहा हूँ मैं, आंख बंद। अभी आपने पेशेंट देखे होंगे कितनी मेहनत करते हैं, आंख नहीं खोल पाते, अरे खोलो, नहीं खोल पा रहा हूँ, है ना? देखा आपने ऐसे पेशेंट, पाँव उठाना चाह रहे हैं, मेरे उठता ही नहीं है, हाथ उठाना चाह रहे हैं, हाथ उठता ही नहीं है, वो एनर्जी कहाँ चलेगी? तो प्राण मय कोश, ये ब्रीदिंग का ही खाली जो इनहेल एक्सहेल नहीं है, उसके भी अंदर प्राणिक एनर्जी है जो कि मरने के बाद भी रहती है, ठीक है? मरने के बाद भी कुछ बाल हमारे उगते रहते हैं, कुछ एक प्राणा भी रहता है हमारा, वो मरने के बाद निकलता है हमारे शरीर से। उसके बाद आता है मनमय कोश। मैंने बताया मनमय कोश की हमारी इच्छा वासनाएं जहां जहां जाती रहती है, उसके कारण हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। तो उसे ठीक कैसे करेंगे? दोनों को कैसे करेंगे ठीक? तो प्राणा और मन को प्राणायाम के थ्रू ही ठीक करेंगे हम। एकदम से ठीक करेंगे, मेडिटेशन में जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं, आपको कोई ऐसे इशू होता रहता है कि डॉक्टर मैं तो सब चीज, मेरा रिपोर्ट ओके है, लेकिन मैं अंदर से ठीक नहीं। हम क्या बोलते हैं आपको? प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन प्राणायाम में भी आप बोलते हो कि सबसे बोरिंग। प्राणायाम की क्लास में सबसे कम आदमी जाते हैं। पांडे जी खाली वही डेली वही लग जाते हैं, बस इनहेल करो, एक्सहेल करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, सबसे बोरिंग। डॉक्टर वो से छोड़ के मुझे कुछ भी करा दो बस, आप वो मत कर देना। अरे आपको जब वो करा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि मेरे को ऐसे क्यों करा रहे हैं, मुझे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे। जब तक आप समझोगे ना सब बोरिंग है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैंने क्या लगा दिया, एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए मैंने घर में ही ऑक्सीजन क्लियरेंस का वो मशीन लगा दिया, जो ऑक्सीजन को क्लियरेंस करता है। बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे? प्यूरिफायर। ठीक है, मैंने घर में ही अपना बिल्कुल आर्टिफिशियल सन बना दिया, वहां से हीट मिलता रहता है और हम उसी को सुबह सूर्य बोल के प्रणाम करते रहते हैं। ठंडी नहीं लगती, चाहे मैं यूके में हूं चाहे उत्तराखंड में हूं, ठंडी नहीं लगती। बस सन है मेरे रूम के अंदर है, सब चीज, पैसे की कमी नहीं है। अरे पहले आप ब्रह्मांड की चीजों को तो एक्सेप्ट कीजिए, कितना खतरनाक है ये हेल्थ। प्राणायाम 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 ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपको कुछ 6 महीने लगातार करते रहोगे, आपको खुद पता चलेगा कि मेरे को, मैं हूं कौन, मेरे को क्या क्या हुआ है, खुद ही आपको पता चलता रहेगा। कितना खतरनाक है। तब जो विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश हमारी बुद्धि तय करती है, यानी बुद्धि का काम क्या है? एनालाइज करना। एनालाइज करते रहेंगे हम कि भाई ये क्या गलत है क्या सही है, उससे तब जाके आप मेडिटेशन में जाएंगे। तब मेडिटेशन में जाएंगे तो तब क्या मिलेगा आपको? एक सुकून मिलेगा। आपको पता है ये बीमारी तो सब चीज है यार, मुझे तो कब आया था, मैं इस धरती में आया था, जाना है एक दिन, टेंशन फ्री हो जाएंगे कि भैया एक दिन आया था तो एक दिन जाना ही है। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा आपका। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो आपको एक नया
अंदर से एक सुकून जिसको बोलते हैं आनंद, परम आनंद की खोज, तो वो 5वां कोष है, उसे आनंदमय कोष बोलते हैं। ठीक, लेकिन हम किस में हैं? हम खाली मैं किए जाते हैं कि मैं हूं, मुझे पैसे कमाना है, मैं ही रहूं, कोई और ना रहे, मैं। तो हर समय मैं ईगो लाता है डिजीज। तो आई स्टैंड फॉर इलनेस। और जब हम वी सोचते हैं ना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी हैं और उनको भी उतना ही जीने का अधिकार है, मैं अकेला ही नहीं हूं, ये शरीर अकेला नहीं है, ये तो 5 कोष है यार। डॉक्टर रावत ने बोला 5 कोष है, इसमें तो कितने ट्रिलियन तो इसमें बैक्टीरिया हैं और कितने ट्रिलियन सेल है, यानी कि मैं अकेला नहीं हूं। और मन खाली मेरा यहाँ नहीं है, मन तो हर सेल में है। इसलिए जब हम खुश होते हैं तो हमारे सेल, स्टडी में बताया गया है कि हमारे सेल नाचते हैं अंदर, कितना उसे साइंटिफिक वे में हम बोलते हैं कि सेल सिग्नलिंग अच्छे से हो रहा है। ठीक, हमारा हेल्थ अपने आप ठीक होता रहता है। आप टेस्ट के चक्कर में रहते हैं कि भैया टेस्ट कर लो, कहीं मेरे को ये वाला कैंसर ना हो, नहीं भी होगा तो वो भी हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो फियर के चक्कर में कर रहे हैं। उसके चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, बीमारी होने से पहले इसको भी रिमूव कर दो, उसके बाद एक और नया बिजनेस तैयार हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन है। आर्टिफिशियल कुछ भी लगाओ, नाक लगाओ, होंठ लगाओ, गाल लगाओ, जो लगाना लगाइए। बिजनेसमैन तैयार हैं, गली मोहल्ले में तैयार हैं कि तुम एक तो मुझे सफर दो। वी बोले तो वेलनेस। जब हम औरों के बारे में भी सोचेंगे ना, सबके बारे में, जब हमारा ईगो खत्म हो जाएगा तो हम औरों के बारे में तब सोचेंगे। औरों के बारे में चाहे वो कोई भी है, आपका अड़ोसी है, पड़ोसी है, छोटा है, बड़ा है, जानकार हो ना हो। आप, मुझे ये चीजें कहाँ मिली, जब हम छोटे थे तो हम विदेशियों को देखे तो हमें देखे ऐसे करते थे, स्मेल दिखाते थे, हम बोलते थे कितना पागल आदमी है, देखो जानना पहचाना मुस्कान दिखा रहे हैं। वो अभी जाके पता चल रहा है कि यार स्मेल दिखा रहा है, यानी कि वो वी वेलनेस, यानी कि वो अंदर से खुश होना चाहता है। तो कम से कम वी को फॉलो कीजिए, वेलनेस। दवाइयों के चक्कर में मत रहिए। दवाइयां आपको खाली आपका बैग दवाइयों से ही भरेगा, बीमारी ठीक नहीं करेगा। आपकी जागरूकता, मैं कौन हूं, और आपका हैप्पीनेस, इमोशंस को वोमिट कीजिए, नेचुरोपैथी में जाइए। नेचुरोपैथी में आपको मैंने बोला था कि प्राणिक भी होता है प्राणायाम, फिजिकल में आपको वाटर मर्ड सब देते हैं, सनबाथ कोई भी बर्ड देते रहते हैं। ठीक है, मेंटल में आपको मेडिटेशन तक कराते हैं, आपको बस्तियां तक करते हैं। मैंने बोला ना आपको कि वहां पेन होता है आपको, तो हम समझ जाते हैं, हम आपको बस्तियां भी लिखते हैं कि कौन सा ऑर्गन की एनर्जी कम होती है तो आपको कौन सा डिजीज होगा। ऐसे आपका लंग है, आपका लीवर है, किडनी है, ये सब आपका देखो गुस्सा आएगा तो आपका उस समय अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं जो कि जानकार होगा, नेचुरोपैथी का हो या फिर चाइनीज मेडिसिन से, वो तुरंत आपको पता कर लेगा कि आपका लीवर की जो एनर्जी है वो बिल्कुल फास्ट है, बिल्कुल हैवी है। क्या है, मेरे को गुस्सा है, वो क्या बोल रहा है, आपका लीवर है। हम क्या दे रहे हैं आपको, लीवर बस्ती दे रहे हैं। आपको खुशी कम नहीं हो पा रही, खुशी जॉय वो कम नहीं हो पा रही, बिल्कुल उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप जिम जाते जाते, या आपने सुना कि मेरी कंपनी को इतना फायदा हुआ, तुरंत मर गया, मेरा बेटा इतना अच्छा जॉब पाया, उसी समय मर गया। क्या हुआ, वो आपने कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी जॉय पे। हार्ट है उसका रूट सेंटर जॉय का, इसलिए हम आपको हृदय बस्ती देते हैं। ऐसी डर वगैरह डर रहता है आपको कि भाई कहीं डर ये ना हो, कभी वो ना हो, आपको यूरिन के इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां जो कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो हम क्या देते हैं आपको, किडनी बस्ती वगैरह देते हैं। ठीक, तो नेचुरोपैथी में जाओ, उसके लिए मैंने बोला स्पिरिचुअल हेल्थ, यहाँ सत्संग वगैरह होता है। आप खुद भी अपने यहाँ जो भी एक गुरु को मानिए, मंदिर जाइए, ये सारे हेल्थ के ऊपर है। आपको बोरिंग चीजें नहीं है, बोरिंग हमने अपने आप को बना दिया, खाली आई वी पे चलते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों ने इतना सुना। समझ में किसी को कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता है। थैंक यू सर।